तो वीबीटी की बात करनी है अपन को। वीबीटी एक बेसिक तो मैं पढ़ा चुका था, और जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बहुत रफ एंड टफ पढ़ाया। खाली यूँ था कि हो जाए बढ़िया फटाफट। मैं वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा वीबीटी वापस पढ़ेंगे, फिर अपन मॉलिक्यूल के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वीबीटी का पूरा नाम क्या है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। प्यार से पर इसको कहते हैं वीबीटी। क्या कहते हैं? वीबीटी। अच्छा, ये शब्द पहली बार हमने सुना था क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में कब सुना? तो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो मतलब यहाँ भी बॉन्ड आ रहा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। मतलब एक बात तो क्लियर है कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमको बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएगी। क्या बताएगी? बॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसको हिंदी में अपन कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी मतलब काम किसका पड़ रहा है? आपका वैलेंसी। और वैलेंसी का रिलेशन किससे है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो कहीं ना कहीं पूरा खेल आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे रिलेटेड है, उससे रिगार्डिंग हमें बात करनी है ज़्यादा। उसी से बेस्ड हम डिटेल्स पढ़ेंगे, पहली चीज़ तो। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टोटल 4 थ्योरी है। कितनी थ्योरी है? 4। जैसे सबसे पहली थ्योरी है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जिसको इन शॉर्ट अपन कहते हैं वीबीटी। दूसरी है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको कहते हैं वीएसीपीआर। क्या कहते हैं? और तीसरी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं एमओटी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चौथी थ्योरी मैंने आपको 11 में भी कहा था कि 12th में आएगी आपके, वो है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टोटल कितनी थ्योरीज है? 4। वीबीटी आपने पढ़ ली, वीएसीपीआर पढ़ ली, एमओटी पढ़ ली। सीएफटी बिल्कुल फ्रेश है हमारे लिए, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। और हम कह रहे हैं कि वीबीटी हमने पढ़ ली, तो फिर वापस पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इससे भी पहले हेडिंग आपकी क्या, अगर आपने पढ़ी हो ना, तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपने जो पढ़ी है ना, वो जनरल केमिकल कंपाउंड्स की बात करिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात नहीं करी आपने कभी भी। 4th चैप्टर में 11th में कभी भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात नहीं करी। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करनी है। तो ये मान के चलना है कि वीबीटी इज अपडेट वर्जन। क्लास 12 की जो वीबीटी हम पढ़ रहे हैं वो 11th की अपडेटेड वर्जन है। थोड़ा सा कुछ नया, थोड़ा ही नया आएगा, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़, इट इज़ द मोस्ट कॉमन थ्योरी बिटवीन द 4 केमिकल बॉन्डिंग थ्योरीज, वीबीटी, वीएसीपीआर, एमओटी एंड सीएफटी। उन चारों में से कॉमन थ्योरी है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरा कि आपको वीबीटी का यूज़ किस में लेना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। किस में लेना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इट एक्सप्लेन्स द, सबसे पहली चीज तो ये आपको क्या बताएगा? इट एक्सप्लेन्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटॉम एंड लिगेंड्स। वीबीटी आपको क्या बताएगा? तो ये हमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगा ये कि कैसे बना। जनरली बॉन्ड थ्योरीज में अपन ने क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा कि बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। जनरली यही तो बात करते हैं अपन। तो ये आपको बात करनी है कि ये हमें क्या बताएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना, तो उसके लिए सबसे पहला रोल किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटॉम कंटेन्स सम वैकेंट sp and d orbitals for ligands, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के पास पहले से ही खाली ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? sp या d ऑर्बिटल होंगे जो खाली पड़े होंगे। और खाली क्यों चाहिए? अच्छा, हमने तो वीबीटी आपने 11th में जो पढ़ी या 11th की जो थ्योरीज पढ़ी, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि भाई एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, दूसरा यहाँ पर आकर बैठ जाता है। एक इसका होता है, दूसरा यहाँ के बैठ जाता है, ऐसे ही। जबकि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं इस वीबीटी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि खाली होना चाहिए, बिल्कुल एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। खाली होगा तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो खाली क्यों चाहिए? क्योंकि वहां से आ रहा है लिगेंड, और लिगेंड पेयर दे रहा है, पूरी एक जोड़ी देगा, ना कि एक इलेक्ट्रॉन देता है।
लिगेंड से पूरी जोड़ी देगा तो जोड़ी के लिए पूरी जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो अब होगा क्या, या तो जगह पहले से खाली होगी या लिगेंड के आने पर जगह खाली हो जाएगी। तो ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि वीबीटी के अकॉर्डिंग लिगेंड को 3 भाग में बांटा था अपन ने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, एवरेज लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो क्या करा देता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है, तो जगह खाली हो गई। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 24 स्टूडेंट की सीटिंग अपन ने सेट कर रखी है, सारे के सारे बैठे हुए, 5 बच्चे नए आ गए, मैं उनको कहाँ बिठाऊँ? तो कहाँ बिठाऊँगा? तो या तो उनको ना कहना पड़ेगा कि भाई जगह खाली नहीं है, या फिर क्या करेंगे अपन कि मान लो इन दोनों को एक स्टूल पे बिठा दिया तो ये एक जगह खाली हुई, फिर इन दोनों को एक स्टूल पे बिठा दिया तो ये एक जगह खाली हुई, ऐसे करी ना। तो ये आपने क्या करा दिया, पेयरिंग। पर वो कब होगा, अपकमिंग मेंबर जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्या उसको यहाँ बिठाना है। अब कोई 6th क्लास का बच्चा है, उसको यहाँ बिठा के क्या मतलब, उसके लिए मैं थोड़ी ये सब करूँगा। किसके लिए करूँगा? जब 12th क्लास का कोई बच्चा है और उसको यहाँ बैठाना ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो अपन ये सब करेंगे। तो वो डिपेंड करता है अपकमिंग लिगेंड के ऊपर कि कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप घर पर बैठे हुए हैं, 5-6 लोग, मेहमान आए कोई, तो आप अपनी सीट छोड़ेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपकमिंग मेंबर कौन है। मान लो आप सब लोग बैठे हुए अपने घर पे और टीचर्स आ गए, तो ऑब्वियसली आप और आपके पेरेंट्स सब रेस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि भाई बैठिए सर। ऐसा थोड़े सब हम आए तो भी आप सबके घर वाले बैठे ही बैठे। और कभी ऐसा हुआ क्या कि घर वाले सब बैठे, मोहल्ले का कोई लड़का खेलते खेलते आ गया, सब खड़े हो गए? मतलब ये कि कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन अपकमिंग लिगेंड। जो लिगेंड आ रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम के पास या तो पहले से जगह खाली होगी या वो लिगेंड, जो लिगेंड की वजह से जगह खाली हो जाएगी, दोनों में से एक चीज़ है, ठीक है। अब क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम के ये जो वैकेंट लिगेंड है जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है ऑलमोस्ट, वो लोग आपस में मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लाइक SPD, दोज हैविंग सिमिलर एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, ये लोग क्या करेंगे, मिक्स होकर, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम्स लाइक SPD, दोज हैविंग सिमिलर एनर्जी मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बना दिए इन्होंने? अब हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड का कोई रोल नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है? सेंट्रल मेटल एटम। अब दूसरा केस, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, तो आपके पास कौन आएगा? लिगेंड, ठीक है। अब वो लिगेंड कराएगा क्या? लिगेंड आया तो लिगेंड और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है ओवरलैपिंग। क्या होती है? ओवरलैपिंग का कंसेप्ट वीबीटी नहीं तो दिया था, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पैरेलल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आया ना, ये सारा कंसेप्ट वीबीटी का, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले कहा इट इज अपडेट वर्जन ऑफ 11th, मतलब वीबीटी का अपडेट वर्जन है जो 12th में अपन पढ़ रहे हैं, 11th के कंपेरिजन में अपडेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको इसकी बात करनी है, तो आपको बताना क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, गेट खोल देना बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, गेट ओपन करो, सेंट्रल मेटल एटम एंड सेंट्रल मेटल एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो, और कौन? लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स, और एंड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स ओवरलैप ईच अदर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया है, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ ओवरलैप होकर किसको दे देगा? वो सेंट्रल मेटल एटम को। इस तरीके से वो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट। वो क्या बनाता है ना? हाँ जाओ, ठीक है। तो वो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब ओवरलैपिंग से आपके पास क्या बनते हैं? जैसे कि आप लोगों ने याद करो, ये S ऑर्बिटल प्लस ये P ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो क्या बन गया?
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है इस तरीके से। और अगर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं तो टोटल कितने बनते हैं? ये 4। और हमने ये पढ़ा था कि ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है। ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच का रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो, और जिसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है। तब ये 4 बनेंगे तो 4 की ज्योमेट्री अपन ने कैसे बताई थी? ऐसे बताई थी ना, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाते हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि ओवरलैपिंग करके ये इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब क्या हो गई? बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई? बॉन्डिंग हुई। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सच अ वे आर डायरेक्टिव इन नेचर। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सच अ वे आर डायरेक्टिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं? नेचर में डायरेक्टिव होते हैं। हेंस देयर ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। इस वजह से इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है साहब? फिक्स होती है, निश्चित ज्योमेट्री होती है। बात आ गई समझ में? फिक्स ज्योमेट्री हो गई, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई, कहीं पर कोई देखने की या सोचने की बात नहीं। अगला पॉइंट अब देखना। अब इसमें करना क्या है? तो इसमें करना ये है, आपकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता पड़ी कि साहब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है वो डिपेंड करेगा आपका सेंट्रल मेटल एटॉम के कौन कौन से ऑर्बिटल्स वैकेंट है और कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, वो डिफाइन करेगा आपकी ज्योमेट्री। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अगर मिक्स होकर 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, spt होगा। लेकिन इसमें एक और भी होगा। इसमें यह खास बात है कि इनर एंड आउटर d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटॉम कैन पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। ये सबसे खास बात कि सेंट्रल मेटल एटॉम के पास 2 चॉइस है कि वो अपने इनर डी ऑर्बिटल, मतलब आउटर मोस्ट शेल है 4th, तो 3d ऑर्बिटल का भी यूज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में, और 4d का भी कर सकता है। 2 चांसेस है। अपन ने इससे पहले ये नया वर्जन है, इससे पहले हमने कभी भी ये नहीं बात करी। जैसे कभी भी आपने ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं सुना होगा। DsP2 सुना कभी? नहीं सुना। अब ये आएगा DsP2। तो ये DsP2 ये बता रहा है कि ये इनर डी ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे, वो अभी लोड नहीं लेना है, वो तो अभी अपन एग्जांपल देखेंगे तब पता पड़ेगी। पर अभी खाली इतना हम बताना है कि ये थ्योरी बता रही है हमको कि साहब सेंट्रल मेटल एटॉम का इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या होगा, जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इनर डी ऑर्बिटल होगा तो क्या लिखोगे आप? n-1d। ठीक है। और दूसरा कौन सा आएगा? आउटर डी ऑर्बिटल। तो आउटर डी ऑर्बिटल होगा तो क्या आएगा? nd। तो इस आधार पर आपके 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। पहला तो बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना ऑर्बिटल का, वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? लो। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल लेगा तो उसका कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये स्पिन, ये याद रखना। ये एक और प्रॉपर्टी बता रहे हैं अपन कि हाइब्रिड VBT से अपन क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो स्पिन का पता पड़ गया। दूसरा कि ज्योमेट्री कैसे डिफाइन होगी? तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर होगी। ठीक। तो ज्योमेट्री के लिए आपको देखना है SP होगा तो क्या होगा साहब? लीनियर। SP होगा तो क्या होगा? लीनियर। SP2 होगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर। SP3 होगा तो टेट्राहेड्रल। अब इसमें ही एक और आएगा DsP2, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ये याद रखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा आपको, स्क्वायर प्लेनर। फिर क्या आ जाएगा? SP3D,
तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल थोड़ी आएगा, sp3d2 में आएगा ये तो। ट्रायगनल बाय पिरामिडल, TBP बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? TBP। और फिर क्या आ गया? sp3d2।